नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा चरण 5 नवंबर से शुरू होगा। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 26 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और बड़ी संख्या में विधायक कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे। देश और प्रदेश में कोरोना का खतरा चरम पर था। इसके चलते मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मंगलवार को इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें हरियाणा सरकार की ओर से 5 नवंबर से मानसून का दूसरा भाग शुरू करने की सूचना मिली है, इसलिए इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। समालका एसडीएम विजेंद्र सिंह ने मंगलवार दोपहर बाद अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां पर कुछ आढ़ती अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम से मिले, जो कि पीआर धान की खरीद को लेकर परेशान हैं। आढ़तियों ने कहा कि धान खरीद होने के बाद राइस मिलर्स धान की गाड़ियां वापस भेज रहे हैं। राइस मिलर्स धान खराब बोलकर रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि मंडी में खरीद एजेंसी द्वारा धान की नमी व सफाई चेक करके पास करने के बाद ही राइस मिल में भेजा जाता है। उसके बाद भी आखिर मिलर्स धान नहीं ले रहे हैं। आढ़तियों ने मिलर्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिलर्स उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और प्रति क्विंटल 100 रुपए कमीशन देने की मांग कर रहा है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की बीए व बीकॉम तीसरे वर्ष की डीडीई की परीक्षाएं 23 अक्टूबर से तथा बीएड दूसरे वर्ष की परीक्षाएं 24 अक्टूबर से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड से आरंभ होंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर बीएस सिंधु ने बताया कि बीए व बीकॉम तीसरे वर्ष तथा बीएड दूसरे वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए 21 अक्टूबर को मॉक टेस्ट का आयोजन होगा। इसके अनुसार 21 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक प्रथम बैच, सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक दूसरे बैच, सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक तीसरे बैच, दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक चौथे बैच, दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक पांचवें बैच तथा छठे बैच के ऑनलाइन मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज के संज्ञान में करोड़ों टैक्स चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ जिलों में सीएम के आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके अलावा कुछ जिलों में केस तो दर्ज किए गए, लेकिन उन मामलों में गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब गृह मंत्री अनिल विज ने पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद डीजीपी हरियाणा मनोज यादव को तुरंत एक्शन का आदेश दिया है। भरोसेमंद उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि राज्य में कई फर्मों ने जीएसटी अदा करने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया था। इस तरह के मामलों में शिकायत संज्ञान में आने के बाद में कुछ जिलों में 70 से ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन ये दर्ज होने के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। जिन जिलों में मोटा गोलमाल हुआ है उनमें रेवाड़ी, फतेहाबाद, पानीपत, कैथल आदि शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की पहल पर पूरे भारत से एनीमिया की व्यापकता को कम करने के लिए शुरू किए गए एनीमिया मुक्त भारत यानी एएमबी कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी सूची के स्कोर कार्ड में हरियाणा को 46.7 अंक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। हरियाणा पुलिस कर्मियों के आश्रितों के कल्याण के लिए बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 50 पुलिस कर्मियों के परिवारों के एक सदस्य को 1 नवंबर 2020 तक राज्य सरकार की एक्स ग्रेशियो योजना के तहत सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि शहीद एसपीओ कप्तान सिंह के परिवार को भी शहीद कांस्टेबल रविंदर सिंह के परिवार की तरह ही एक्स ग्रेशियो राशि के बराबर यानी 30 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इन दोनों ने रात्रि गश्त के दौरान असामाजिक तत्वों के हमले में अपनी जान गंवा दी थी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि चुनाव में जो भी नेता सक्रिय हैं वे घटिया, पापी और अत्याचारी हैं। यहाँ कोई भी जीत जाए, लेकिन जीत नरेंद्र मोदी की होगी, क्योंकि सभी नेता मोदी के सामने नतमस्तक हैं। अशोक तंवर ने कांग्रेस को चिड़ियाघर बताते हुए कहा कि जैसे ही बड़ौदा उपचुनाव आया, वैसे ही कांग्रेस के सभी नेता अपने अपने बिलों से निकलकर बाहर आ गए हैं और कांग्रेस के सभी नेता चूहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव में लगातार राजनेता और नेता अपने विरोधियों पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। इस दौरान अशोक तंवर ने सभी पार्टियों के नेताओं को घटिया, पापी और अत्याचारी बता डाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए तंवर ने कहा कि भूपेंद्र सिंह जो यह कहते हैं कि कांग्रेस का स्टीयरिंग मेरे पास है, उससे पहले वह मेरे पास था और अब चोरी हो गया है। अशोक तंवर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राज में कोई भी सुखी नहीं है, हर वर्ग दुखी है। चीन और पाक से चल रहे तनाव के बीच थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अंबाला पहुंचे थे। यहां उन्होंने अंबाला खड़गा कोर यूनिट और अंबाला एयरबेस का दौरा किया। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने का संदेशा दिया। विदित हो कि यदि चीन और पाकिस्तान दोनों में से किसी के साथ भी युद्ध की स्थिति बनती है तो उनसे निपटने में अंबाला एयरबेस के साथ साथ यहाँ के खड़गा कोर की भूमिका अहम रहेगी। राफेल के आगमन से अंबाला की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। इसकी मदद से दोनों पड़ोसी देशों पर मात्र 15 मिनट के भीतर हमारी सेना अटैक
कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सीमा पर जहां चीन के साथ तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं उकसावे में आकर पाक की नापाक हरकत पर भी नजर रखनी होगी। सोनीपत की बड़ौदा विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश प्रभारी सुनील गुप्ता ने ऐलान किया है कि वह बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को हराने वाले प्रत्याशी का साथ देंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की इस घोषणा से कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन मिल सकता है। बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से इंदुराज नरवाल भाजपा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को चुनौती दे रहे हैं। कृष्ण हुड्डा के निधन से बड़ौदा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। हरियाणा सरकार आने वाले कुछ दिनों में जमीनों के कलेक्टर यानी डीसी रेट तय करने जा रही है। यह रेट तहसील स्तर पर तय होंगे। यदि किसी तहसील में 50 गांव हैं, तो प्रत्येक गांव में जमीन के अलग अलग कलेक्टर रेट होंगे। प्रदेश सरकार का मानना है कि ऐसा करने से जहां जमीनी विवाद कम होंगे, वहीं सरकारी खजाने में राजस्व की बढ़ोतरी होगी। जमीनों के कलेक्टर रेट तय करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो कलेक्टर रेट तय हो जाएंगे, उससे कम पर जमीनों की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। अभी तक होता यह है कि उदाहरण के लिए यदि किसी ने अपनी जमीन 5 लाख रुपए में बेची है, तो वह उसे कागजों में मात्र 2 लाख रुपए की शो करता है और उसकी रजिस्ट्री कराता है। इससे सरकार को राजस्व में भारी नुकसान होता है। जमीनों के कलेक्टर रेट तय करने के बाद सरकार उससे कम पर किसी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करेगी। अधिक रेट पर भले ही रजिस्ट्री कराई जा सकती है। पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद अब अफसरशाही भी चौकस हो गई है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 माह के भीतर पंचायतों पर हुए अवैध कब्जे हटवाने तथा कब्जा नहीं छोड़ने वालों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज करने के निर्देश दिए थे। हरियाणा सरकार की ओर से हाई कोर्ट में जानकारी दी गई है कि वह अवैध कब्जे हटाने को लेकर खासी गंभीर है। अब इसका असर निचले स्तर पर अधिकारियों में देखने को मिल रहा है। अधिकारियों ने गाँव में पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने का संकेत दिया है। हर गाँव में पंचायती सामलात की जमीन होती है। प्रदेश सरकार इस जमीन पर न केवल उद्योग धंधे खोलना चाहती है, बल्कि कुटीर व लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने की योजना है। इसी जमीन पर गौशालाएं और गोचरान की जमीन छोड़ने तथा बायोगैस प्लांट लगाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, लेकिन अवैध कब्जादारी सरकार की इस मंशा में बड़ी बाधा बने हुए हैं।